नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य ज्ञान की इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जीव विज्ञान का पहला पार्ट भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेकंड पार्ट में आप लोग जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों कंप्लीट कर लेंगे, अर्थात आज के इस पार्ट में आप लोग विज्ञान का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। पहला प्रश्न है, यहाँ पर 159 तक आपने देख लिया था, 160 से शुरू होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि आप ये जानते हैं कि इस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसके साथ ही साथ मसूड़े में सूजन आ जाती है। यदि पूछा जाए कि विटामिन सी के स्रोत क्या है, तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, अंकुरित चना और मिर्च विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अगला देखिए, और आपको पता है कि विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला देखिए, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो आपका सही जवाब होगा प्रोटीन का, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें प्रोलीन और वेलिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। दाल में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्रोलीन और वेलिन। अगला प्रश्न देखिए, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हीमोग्लोबिन। इसके बारे में कल के वीडियो में आपने डिटेल चर्चा देखी है, तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, आपको यह पता है कि हिम नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, और O2 के साथ मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वहीं CO2 के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी आपने किया है, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें एक बात याद रखिएगा, अभी आपने पढ़ा था कि मसूड़ों में सूजन होती है। इसके कमी के कारण दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन, पेशाब से रक्त और एल्बुमिन का अंश आना, ये सभी जो हैं, और अंतःपेशी से रक्तस्राव, ये सभी लक्षण विटामिन सी की कमी के कारण हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी जो है ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा मुर्गा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी, और ए, डी, ई, के ये विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंवला, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन का जनक कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कासिमीर फंक, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। विटामिन शब्द का जनक कासिमीर फंक है। और एक बात याद रखिएगा, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो अभी आपने जाना कि विटामिन बी और सी ये वसा में घुलनशील नहीं है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, विटामिन सी। याद रखिएगा, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन है? विटामिन सी। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि किण्वन की प्रक्रिया जो है ये कुछ कवक, यानी जिन्हें आप यीस्ट या खमीर के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा होती है। अगर आप इसका अच्छा उदाहरण देखना हो तो ये मदिरा उत्पादन में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक नाम है? यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब एक बात और जान लीजिए, इसे बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन ई को, यानी यहाँ पर 170 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अब यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर ये पूछा जाए कि विटामिन ई का स्रोत कौन सा है, तो दूध, अंकुरित गेहूं, हरी सब्जी और इसके अलावा बादाम भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, याद रखेंगे। अगला देखिए, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि सोयाबीन प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा इसमें पाई जाती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिपिड। लिपिड का मतलब वसा। आपको पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा, और जबकि 1 ग्राम वसा के उपापचय से 9.3 कैलोरी ऊर्जा। इसका मतलब है कि आपको अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? लिपिड से, यानी वसा से। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, यानी जो शरीर निर्माण की लिए जो रिस्पॉन्सिबल तत्व है वो कौन है? प्रोटीन। ठीक है, अगला देखिए, विकल्प यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है?
तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती है। ठीक है, जरा इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ। दूध में एक लैक्टोज शर्करा होती है, जिसको ये कर रहा है मौजूद चीनी, यानी शर्करा का मतलब चीनी से ले रहा है, और दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है। याद रखिएगा कि दूध का जो लैक्टोज है वो जब आंत में, मैंने छोटी आंत में पहुंचता है, तो वहां से ये स्रावित लैक्टेज नामक एंजाइम से लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, जब यही प्रक्रिया, और ये जब टूट जाता है इसके बाद दूध आसानी से पच जाता है। जब यही क्रिया नहीं हो पाती है तो इसी को कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, अब ये साधारण भाषा में आप समझ गए होंगे। 174 का सही जवाब होगा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है कितना, तो अभी आपने पढ़ा है 4 कैलोरी प्रति ग्राम, और अभी आपको ये मालूम है कि यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन से 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, और वसा से अभी आपने पढ़ा है 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इस प्रकार वसा से आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन सी वसा में नहीं, ये जल में घुलनशील है। अगला देखिए, पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ विटामिन के रासायनिक नाम दिए हैं, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन, और यहाँ पर फिर दिया है कि जल में घुलनशील जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला करें, बादाम में विटामिन की समृद्धि होती है, तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में आपको ऐड कराया था कि बादाम में कौन सा विटामिन होता है, ई। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। यहाँ देखिए रासायनिक नाम से पूछना चाह रहा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख रहे हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का, और ए किस में घुलनशील है, वसा में, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा, 178 का विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम है और ये पानी में घुलनशील है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शरीर में सरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है क्या, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो पोटेशियम होता है ये सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के तौर पर पाया जाता है, और ये शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन बनाने में काम करता है, और साथ ही साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है। कौन, पोटेशियम। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि पोटेशियम की कमी से उच्च रक्तचाप, पेशियों में दुर्बलता और अंगघात होने का खतरा रहता है, यानी 179 का सही विकल्प क्या होगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, 180 पूछ रहा है कि किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड और फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग होते हैं जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ 180 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फलियां। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, प्रोटीन की बात हुई है तो याद रखिएगा प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयाँ एमिनो अम्ल से ये मिलकर बनी होती हैं, और प्रोटीन अभी आपने पढ़ा है कि ये शरीर के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिएगा कि अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें तो नाखून, बाल, सिंग, खूर, इन सब के निर्माण में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन प्रमुख तौर पर आपको मालूम है कि जो शाकाहारी होते हैं उसमें चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, इसमें पाया जाता है। ठीक है, और अगर आप मांसाहारी स्रोत में देखेंगे तो मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये पूरी बातें आपने प्रोटीन से संबंधित देख ली। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है क्या, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, यानी कि जब नारियल में रेसे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है तो इन्हें माध्यम श्रृंखला क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो मेन बात यह है कि पूछ रहा है कि बेरी जिसकी डिफरेंट प्रजातियां हैं
इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? तो आपने कल पढ़ा था कि विटामिन के। ठीक है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक क्या है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि विटामिन के की कमी से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। और अभी आपने पढ़ा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। एक बात और याद रख लीजिए, पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, सलजम, पालक, इसमें विटामिन के पाया जाता है। अगला देखिए, नारंगी प्रचुर स्रोत है किसका? तो याद रखिएगा, नारंगी किसका है? ये प्रचुर स्रोत है विटामिन का, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर पूछा जाए कि विटामिन में किस विटामिन का, तो ये विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है, जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो अभी चर्चा हुई है विटामिन सी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनके स्रोत हैं, ये अलग अलग जगहों पर एक्सप्लेनेशन में कई बार दोहराए गए हैं, आप इनको पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जरा कुछ और विटामिन के नाम देख लीजिए। जैसे विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है, रेटिनाल विटामिन ए को, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड आपने पढ़ा है। यदि पूछा जाए विटामिन बी2 का स्रोत क्या है, तो हरी सब्जियां, अंडा, ईस्ट, पनीर, ये सभी विटामिन बी2 के रसायन क्या है? स्रोत है। ठीक है, अगला देखिए, और एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण देख लीजिए, विटामिन बी2 का अगर कमी हो जाए तो इससे क्या हो जाता है? तो इससे किलोसिस, ग्लाइसाइटिस और सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ये रोग हो जाता है। किसके कारण? विटामिन बी2 की कमी के कारण। ये भी आप दिमाग में रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन में कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपने देखा है कि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही है, विटामिन बी थायमिन, ये भी सही है, विटामिन डी, तो विटामिन डी को अभी आपने पढ़ा था कैल्सीफेरॉल, ये दिया रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का होता है, तो ये गलत है आपका, यानी यही आंसर हो जाएगा 188 का विकल्प सी। और विटामिन के, फिलोक्विनोन, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पूछ रहा है, यहाँ पर मानव रोग से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। पूछ रहा है कि ब्लैक फंगस का नैदानिक यानी क्लिनिकी नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस जो है ये ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नाम है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब कोविड-19 से उबर रहे थे लोग, तो उनको ब्लैक फंगस नामक संक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। ये उन लोगों को प्रभावित कर रहा था जिनको कोरोना वायरस के कारण उनकी इम्यूनिटी क्या हो गई थी? लो हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ब्लैक फंगस को क्या कहते हैं? म्यूकर माइकोसिस। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रोगी को रेडियोलॉजिकल यानी विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, बेरियम सल्फेट का घोल एक्सरे और कम्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको आप सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, इसके भी पहले इसका सेवन करने के लिए कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि ये किसका सेवन घोल पीने के लिए? बेरियम सल्फेट का, यानी विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो सीधी सी बात है, पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, यानी आपको मालूम है कि मानव शरीर में लगभग 3/4 भाग जो है ये पानी से बना हुआ है, और ये अनेक कारण से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे दस्त होना, उल्टी होना, बार बार पेशाब होना। जो लोग मधुमेह के रोगी होते हैं उनको ये दिक्कत आती है, जिनको अधिक पसीना होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि एस्चेरिचिया कोलाई, यानी ये ई कोलाई का फुल फॉर्म होता है, जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये मानव की आंत में पाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत में। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो अधिकांश ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये हानि रहित होते हैं, जबकि कुछ ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो खाद्य जनित रोग पैदा करते हैं, जैसे सिगाविस उत्पादक ई कोलाई। ये मुख्यतः दूषित खाद्य पदार्थों या जब अधपका मांस है या कच्चा दूध, दूषित कच्ची सब्जियां या अंकुरित अनाज के सेवन से ये फैलता है। तो ये भी बात याद रखेंगे आप। अगला देखिए, और ये कहाँ होता है? ये मानव के आंत में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जीका विषाणु मनुष्यों में किसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प जो पहला दिख रहा है, मच्छर के कारण। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। याद रखिएगा, जो जीका विषाणु होता है ये मनुष्यों में मच्छरों के माध्यम से प्रेषित होता है। ठीक है, और ये विषाणु मुख्य रूप से किसके कारण संक्रमित होता है? एडीज प्रजाति के मच्छर, ठीक है, के काटने से फैलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो एडीज प्रजाति के मच्छर होते हैं जिनको एई इजिप्टी या एई अल्बोपिटिक्स कहते हैं, इनके काटने से होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि इसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था और बाद में 1952 में युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया में मनुष्यों में पाया गया था। कौन? जीका वायरस। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ज्वर नाशक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुखार को कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा कुछ ज्वर नाशक दवाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वो कौन से दवाओं के क्या नाम है? एंटीपायरेटिक्स में एसिटामिनोफेन, अगला है नॉन स्टेरॉइडल, अगला है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पिरिन, और अगला है इब्रूफ्रोपेन, और अगला है नेफ्रोक्सन। ठीक है, ये कुछ दवाइयां हैं जो ज्वरनाशक हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी में जो कवक दिया है ये याद रखिएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफ़ी ये प्रश्न पूछा जाता है। ये जो पेनिसिलिन होता है ये जीवाणुरोधी दवाइयों का एक समूह होता है। ठीक है, जो जीवाणु की एक निस्तृण श्रृंखला पर हमला करता है। अब बात आता है कि ये पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कवक से। किस कवक से? पेनिसिलियम कवक से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात और याद रखिएगा, पेनिसिलिन से संबंधित पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। इतनी बात आप पेनिसिलिन के बारे में निश्चित तौर पर याद रखेंगे। यहाँ पर 195 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बात आपने कई बार पढ़ी है। तो रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ और दे रहा है, जैसे विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता, और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हाइपोकोबालामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे, कोबाला शब्द दिया है और आपको मालूम है B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन, यानी आपका विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, B12 की कमी के कारण। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जरा यहाँ पर कुछ अन्य बी समूह के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं और उनके रासायनिक नाम है और उनसे संबंधित रोग कमी के से, तो इसको जरूर देख लीजिए। विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से शरीर के भार में कमी हो जाती है। अगर विटामिन B3 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 ये पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसके कारण अरक्तता, शरीर वृद्धि अवरुद्ध होती है। विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन और बायोटीन की कमी के कारण भूख में कमी, रक्त शून्यता होती है। अगर विटामिन B9 की बात करें तो फोलिक एसिड और इसकी कमी के कारण रक्त अल्पता, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, इसकी भी कमी के कारण अरक्तता होता है। ठीक है, तो ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को आप देख लेंगे। और एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये पूछा जाए कि अरक्तता का रोग किसके कारण होता है, यानी रक्त की कमी, तो आपने कितने विटामिन देख लिए? यहाँ पर आपने विटामिन B6 देखा, B7 देखा, B9 देखा, B12 देखा, तो ये भी याद रखिएगा इनको। अगला करा है कि विटामिन B3 नियासिन की कमी से, तो अभी आपने देखा पेलाग्रा रोग होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिकेट्स रोग। अभी आपने ये पढ़ा था, रिकेट्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अभी आपने एक बात देखा था कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 में किया था। ये भी देख लिया था आपने कि जल में और वसा में कौन सा विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी के कारण रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और निक्टालोपिया ये रोग होता है। वहीं विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन और इसकी कमी के कारण बेरी, मुख्यतः ये विटामिन B1 है। ठीक है, अगला देखिए, अगर विटामिन सी की बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी के कारण रिकेट्स और बड़ों लोगों में ऑस्टियोमलेशिया रोग। अगर विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, जनन संबंधी क्षमता में कमी। और विटामिन के की बात करें तो फिलोक्विनोन, जिसके कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यहाँ विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन और पेलाग्रा रोग होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मसूड़ों में से खून निकलना, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रतौंधी रोग। अभी आपने पढ़ा है
यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। रतौंधी के अलावा भी आपने यहाँ पर देखा था विटामिन ए की कमी से, वो क्या था वो मैं रिपीट करा देता हूँ, जीरोप्थेल्मिया और निक्टालोपिया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके साथ विटामिन B1 जिसको आप क्या कर रहे थे, थियामीन, ठीक है, थाइमीन कहा जाता है इसको, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी से के कारण होने वाला रोग है जिससे चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ये है विटामिन B3 की कमी, यानी इससे ये है लक्षण पेलाग्रा का, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लाल रंग के जब चकत्ते पड़े तो ये विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, यानी यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घातक रक्तस्राव, घातक रक्तअल्पता वह स्थिति है जिससे शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। क्या नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी, यानी विटामिन B12। ठीक है, अभी आपने इसके बारे में विस्तार में पढ़ा भी है। ठीक, और ये विटामिन B12 किससे प्राप्त होगा, दूध, दही, अंडे, चिकन, खमीर, इनसे विटामिन B12 प्राप्त होता है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है, तो विटामिन B3। ठीक है, इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग हो जाता है, तो अभी आपने पढ़ा था विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है, और बड़े लोगों में आपने क्या हमने बताया था अभी आपसे, ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हो गया कि जिसको दूर की वस्तुएं साफ न दिखाई देती हो। और एक बात और यहाँ से पूछी जाती है कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो जिनको निकट दृष्टि दोष हो गया है यानी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसी का फिर अपोजिट कर दीजिएगा दूर दृष्टि दोष में, और वहां पर उत्तल लेंस, यानी एक याद कर लेंगे तो आपका दोनों काम चल जाएगा, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीवाणु, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक। ठीक है, और याद रखिएगा इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और जीवाणुओं से होने वाले रोग कई बार पूछे जाते हैं, ये भी देख लीजिए, जैसे एंथ्रेक्स, ठीक है, टिटनेस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, हैजा, कालरा। याद रखिएगा, एक भी इसमें से भूले ना, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं, और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से, तो ये विटामिन सी की कमी से, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विटामिन सी की कमी से। यहाँ पर और विटामिन के बारे में आप लोगों ने अभी कई बार पढ़ लिया है। ठीक है, इसको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाला सूजन है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मस्तिकावरण शोथ। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेनिंजाइटिस। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसको मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार होता है, ये एक संक्रामक रोग है और ये ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है। ठीक है, और एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि जो मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर है, ये मस्तिष्क और रीढ़ में उपस्थित द्रव में संक्रमण के कारण उसमें सूजन आ जाता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि मेनिंजाइटिस के लक्षण क्या है, तेज बुखार आएगा, सिर में ऊपरी नाजुक हिस्से में उभार, अत्यंत तीव्र सरदर्द और दूध न पीना। ठीक है, अगला है कि ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा ट्रांस वसा के कारण खराब कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि स्वाभाविक तौर पर मांस और डेयरी जैसे खाद्य पदार्थों से ट्रांस वसा का प्राप्त होता है। ठीक है, और ट्रांस वसा जिसे ट्रांस फैटी एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, क्वाशियोरकर। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। पूछ रहा है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी, तो क्वाशियोरकर। ठीक है, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर ये क्वाशियोरकर बीमारी होगी तो लक्षण क्या होगा, थकान, दस्त, चिड़चिड़ापन और झटका। और विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, और अगला एक विकल्प में दिया हुआ है थैलेसीमिया, ये एक आनुवांशिक रोग है।
अगला देखिए, इनमें से सोडियम की कमी से हो सकता है, तो क्या हो सकता है, निम्न रक्तचाप। ठीक है, निम्न रक्तचाप जो है, ठीक है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर, ये किसके कारण हो जाता है, ये सोडियम की कमी के कारण, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरा कुछ बातें और हैं जो देख लीजिए, जैसे सोडियम की कमी से जो निम्नलिखित रोग हो सकते हैं, जैसे इसके कारण मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ जी मचलाना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, लो ब्लड प्रेशर जो अभी पूछा गया है, और स्ट्रोक जैसे स्थितियां सोडियम की कमी के कारण होती हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, लुई पाश्चर। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प 217 का क्या सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर थे, इन्होंने सूक्ष्म जैविकी का इनको पिता कहा जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि रेबीज टीका का आविष्कार लुई पाश्चर के द्वारा किया गया था। बाद में इन्होंने गायों और भेड़ों में जो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है, इसका भी टीकाकरण की खोज की थी, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, इनको हाइड्रोफोबियन चिकित्सा आविष्कारक के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, जरा कुछ और टीकाकरण के आविष्कारक का नाम देख लीजिए, जैसे चेचक का टीकाकरण एडवर्ड जेनर, हैजा और तपेदिक के रोगाणु रॉबर्ट कोच, पोलियो का टीका जोनास साल्क, पोलियो ड्रॉप एल्बर्ट सेविल, और रक्त समूह के बारे में लैंडस्टेनर। ये याद रखिएगा यहाँ से निश्चित तौर पर। अगला प्रश्न है कि तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दुर्बल किए हुए रोगाणु, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो जीवित दुर्बल टीके होते हैं, ये बिना लक्षण वाले संक्रामक के लिए इनका निर्माण किया जाता है, और ये टीके दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एसरिकिया कोलाई, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप किस नाम से जानते हैं, ई कोलाई, को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषक को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी, यानी मल संबंधी पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अभी आपने पहले प्रश्नों में पढ़ा है कि ये जो ई कोलाई होता है, यानी एसरिकिया कोलाई, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो मनुष्यों के पेट में या पशुओं के भी पेट में ये रहता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया के ज़्यादातर रूप जो होते हैं ये हानि रहित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पेट में मरोड़, दस्त जैसे लक्षण पैदा करते हैं, तो वही आपने यहाँ पर विकल्प डी सही किया है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दमा। ठीक है, दमा एक संक्रामक है और ये फफूंद जनित रोग है। ठीक है, जो मनुष्य के फेफड़ों में, ठीक है, असर करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक बात और याद रख लीजिएगा, ये जो कवक का नाम अभी आपने लिया है कि जो दमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका नाम क्या है कवक का, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, ये कवक जो है, ये बीजाणु नामक कवक के जो बीजाणु हैं, ये पहुंचकर आपके फेफड़े पर क्या कर लेते हैं, एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, और इसका टीकाकरण के द्वारा इसको नहीं बचाया जा सकता है। वही जो विकल्प में काली खांसी दिया है, ये हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है, और इससे बचने के लिए डीपीटी नामक टीका लगवाया जाता है। अगर हम बात करें पोलियो की, तो पोलियो जो है ये निस्यंदी विषाणु के कारण होता है, और इससे बचने के लिए साक टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी जिसने साक महोदय ने जिस टीके की खोज की थी। अगर बात करें रेबीज की, तो ये भी संघातित रोग है, और जो पागल कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए के काटने से होता है, और इसके निवारण के लिए कौन सा टीका लगता है, तो रेबीज रोधी टीके लगाए जाते हैं। यानी जो भी विकल्प में नाम दिए गए थे वो सभी टीके द्वारा सही होते हैं, केवल दमा जो है ये टीके से सही नहीं होता। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता यानी एनीमिया का लक्षण नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मसूड़े से रक्तस्राव, ये एनीमिया का लक्षण नहीं है। आपको पता है कि अगर मसूड़े से रक्तस्राव हो रहा है तो ये विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और बाकी जो है ये एनीमिया के लक्षण है, यानी यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रतिबंधित की जा सकती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, डायबिटीज, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रवाहिका यानी डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, सीगेला। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो सीगेलोसिस बैक्टीरिया है, इसी के कारण ये डिसेंट्री होता है। ठीक है, तो ये मेन बात आपको याद रखना होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा, इस इन्फेक्शन से मरीज के शरीर में पेट दर्द, सूजन, पेचिस, बुखार, दस्त, उल्टी, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, सीगेला, ये सीगोलिसिस बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित उस सभी कारकों का अध्ययन
क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग को प्रकटन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एपिडोमियोलॉजी। ठीक है, वो सभी कारक जो एक विशेष रोग को प्रकट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिडोमियोलॉजी। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दिया कि सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई टीका विकसित नहीं है, गलत। सामान्य सर्दी जुकाम जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है, ये भी नहीं। पूछ रहा है कि वो प्रभावी क्यों नहीं होता है टीका। ठीक है, कह रहा है कि इन बीमारियों में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहते हैं, राइनो वायरस, जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, वेरियोला विषाणु। ठीक है, याद रखिएगा ये जो चेचक यानी जिसको स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और इस विषाणु का नाम क्या है, वेरियोला विषाणु। ठीक है, जो विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक संक्रामक रोग है जो कि त्वचा, थूक, वायु या कपड़े के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और ये मानव की त्वचा को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी, तो आपका सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि घेंगा रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के। ठीक है, यानी एक बात आपको मालूम होगी कि आपकी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और इन हार्मोन का जो काम क्या होता है, शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना, और इन्हीं की कमी के कारण नवयुवकों में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। अगला देखिए, एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है, वो THS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ये वहाँ से थायरॉक्सिन को उत्तेजित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एलर्जेन के कारण परागज ज्वर होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, पराग के कारण। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कीमोथेरेपी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा रोगों की जो चिकित्सा रोकथाम होती है उसको कीमोथेरेपी कहते हैं, और कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग करती है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर रसायन विज्ञान जो उसके ऑप्शन में भी दिया है कि रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत क्या होता है, गुणों, संगठन, संरचना, परिवर्तन, क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी के बारे में अभी आपने पढ़ लिया। फिजियोथेरेपी क्या होता है, ये शारीरिकी चिकित्सा, व्यायाम, मसाज आदि के द्वारा रोग का निदान। वहीं पे अगर बात करें क्रोमैटोग्राफी, ये वर्ण लेखन पदार्थों के अतिशोधन की क्षमता का उपयोग करके होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है, तो आपका सही जवाब होगा गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा ज्यादा होता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है, तो आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, कुत्ते के अलावा भेड़िया और लोमड़ी के काटने से भी शरीर में रेबीज हो सकता है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और इसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, इसका लक्षण क्या है, उत्तेजना होना, जल से भय लगना, रोगी की कुत्ते जैसी आवाज आएगी। ठीक है, पक्षाघात, भयंकर सिर दर्द, तेज ज्वर, उल्टी, बेचैनी। ठीक है, और इसके लिए रेबीज रोधी टीके का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खोज लुई पास्कर ने किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है, तो आपका सही जवाब होगा लोहे की कमी से। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, आंख का जो गोलक होता है ये बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो फोकस बिंदु है वो रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें। और एक बात और याद रखिएगा, जिसको निकट दृष्टि दोष है यानी दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, वो कौन सा लेंस प्रयोग करेगा, तो वो लेंस अवतल लेंस प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, तो अभी आपने पढ़ा था क्वाशियोरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, ये भी याद रखेंगे। एनीमिया विटामिन बी की कमी से, और वहीं पर ब्रोंकाइटिस ये संक्रमण संबंधी बीमारी है, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, खट्टे फलों को बढ़ाने, स्कर्वी रोग, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ये आपने कई बार देखा भी है। करा कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि पेंसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पर कुछ और खोजकर्ताओं के नाम देख लीजिए, जैसे अगर पूछा जाए कि प्रतिरक्षा विज्ञान तो एडवर्ड जेनर, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सूक्ष्म जैविकी लुई पाश्चर, जेम्स बॉन्ड की जासूसी कहानियाँ इयान फ्लेमिंग। अगला देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो अभी आपने पढ़ा है एफ बेंटिक ने की थी, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, तो ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, यानी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो दवा होती है ये दर्द, बुखार या सूजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वर नाशक, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ये दर्द और बुखार को उतारने में काम आती है, विकल्प ए सही होगा। एक बात याद रखिएगा, एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, एस्पिरिन, क्रोसिन, फिनेसिरिन, ठीक है, ये तीनों दवाइयाँ एंटीपायरेटिक्स है जो कि बुखार को उतारने में काम आती हैं। अगला देखिए, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखिएगा ट्रैकोमा द्वारा आंख का कार्निया प्रभावित होता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि इससे क्या होता है, रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है, ठीक है, और इस रोग से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो इससे बचने के लिए पेनिसिलिन, ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्लीहा, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और मलेरिया एक संक्रामक रोग होता है और आपको पता है कि ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, और इसका वाहक कौन है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी होगी, और ये प्लीहा को प्रभावित करता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इनके कारण जो है, मलेरिया के कारण लाल रक्त कोशिकाएं जो है छीड़ होती हैं, इसे रक्तहीनता यानी एनीमिया का लक्षण सामने आता है। अगर पूछा जाए कि मलेरिया का उपचार में किसका प्रयोग होता है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के बचाव के लिए। और एक बात याद रखिएगा, जो प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया से प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है, ठीक है, यानी अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, तो पहली बात बीसीजी का फुल फॉर्म जान लीजिए, बैसिलस कालमेट गुएरिन, ठीक है, यानी अब यहाँ पर प्रश्न का जवाब देखिए, ये ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी, ठीक है, तो ये टीबी के विरुद्ध जो है ये टीका आम आता है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित को मिलान करिए, ठीक है, यहाँ पर पहला दिया है ओटाइटिस, ये ओटाइटिस जो है ये कान से संबंधित है, इंसेफ्लाइटिस ये दिमाग से संबंधित है, यानी ये दूसरे का चौथे के साथ सम्मिलित हो जाएगा। अगला है लेरिंगाइटिस, इसका संबंध गला से है, यानी ये पहले से संबंधित हो जाएगा। और हेपेटाइटिस का संबंध यकृत से है, यानी इसका संबंध तीसरे से हो जाएगा। इस प्रकार 243 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त कैंसर को कहा जाता है, तो रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इसमें जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं यानी WBC जो होती है, इसकी संख्या में वृद्धि होती है और ये रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर है, ठीक है। और विकल्प में जो अगला है रेबीज, ये विषाणु जनित है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, लेकिन 244 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी ल्यूकेमिया रक्त कैंसर। अगला कह रहा है कि अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, ये यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ये मस्तिष्क से संबंधित है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निक्टेलोपिया यानी रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिसमें एक व्यक्ति विशेष रंग की पहचान करने में विफल हो जाता है, उस रोग को क्या कहते हैं, तो उसको वर्णांधता कहते हैं, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और याद रखिए, ये जो वर्णांधता ये एक्स लिंग संलग्न वंशांगत रोग है,
और इसमें कौन सा रंग पहचानने में दिक्कत आती है? तो लाल और हरा रंग पहचानने में दिक्कत आती है। और इसे जो आपने अभी रोग पढ़ा है बढ़ांधता, इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा वैलियम का। यानी प्रशांतक औषधि के तौर पर, यानी मानव के मानसिक तनाव को कम करने के लिए ये वैलियम नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी में क्या है? आंत। ठीक है, ये छोटी आंत पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक बात याद रख लीजिए, विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जो एंटरोटॉक्सिन कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। ठीक है, और इसका लक्षण क्या है? अधिक दस्त का होना। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई कि हैजा जो रोग है वो किस पर प्रभाव करता है? तो ये आपकी आंत पर प्रभाव करता है। ठीक है, छोटी आंत पर। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो अभी आपने पढ़ा था सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्त में अधिकता से, निम्न की अधिकता से ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। किसकी अधिकता हो जाए? तो नाइट्रेट की। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लूबेरी सिंड्रोम का मतलब कि रक्त में नाइट्रेट की अधिकता हो जाने से। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जब जल में नाइट्रेट की 90 ppm से अधिक हो जाए तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का खतरा रहता है और ये बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। और इसका लक्षण क्या है? बच्चे की होंठ और शरीर का अंग जो है ये नीला पड़ने लगता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित कर देता है, यानी उसकी क्षमता को कम कर देता है, जिससे श्वसन की क्रिया सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि ब्लूबेरी जो सिंड्रोम रोग है ये किसकी अधिकता के कारण? तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आंवला। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी के, और आंवला उसकी प्रतिपूर्ति करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? कुष्ठ रोग। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो कुष्ठ रोग है ये जीवाणु जनित है, और ये किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से ये होता है, और ये एक संक्रामक रोग है जो लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने से फैलता है। अब इसका लक्षण क्या है? इससे अगर जिसके त्वचा पर सफ़ेद धब्बे, उंगलियों का विरूपण, फोड़े, फुंसी का लक्षण हो तो वो कुष्ठ रोग होने का प्रतीत होता है। और इस रोग के उपचार के लिए एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। यानी यहाँ पर विकल्प। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, क्यूनाइन। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। क्यूनाइन मलेरिया के लिए अधिक प्रमाणित औषधि है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, 1880 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे जिनका नाम है ए लेब्रॉन। उन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी, यानी ए लेब्रॉन ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। उसी के साथ साथ इस रोग के परजीवी का संबंध मादा एनाफिलीज मच्छर से किसने बताया था? सर रोनाल्ड ने। इन दोनों बातों को सेपरेट याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया के लिए अधिक प्रमाणित औषधि आपने बताया क्यूनाइन, इसके अतिरिक्त कैमाक्विन और क्लोरोक्विन ये भी मलेरिया के लिए अच्छी दवा होती है। यानी ये तीनों दवा के बारे में याद रखेंगे, क्यूनाइन, कैमाक्विन और क्लोरोक्विन। अगला देखिए, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एड्स के कारण। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ये हमारी प्रतिरोधी क्षमता का हनन करता है। यदि एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये रोगी जो होते हैं ये T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं का नष्ट हो जाती है इनके कारण, और इसी के फलस्वरूप शरीर में प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। अभी आपने पढ़ा, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पैरासीटामोल क्या है? तो पैरासीटामोल क्या है? तो ये प्रतितापक और दर्दनाशक है। यानी पैरासीटामोल एक दवा है जो क्या करती है? शरीर में ज्वर यानी कि बुखार और पीड़ा में लाभ प्रदान करती है। यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्लीहा पर प्रभावित होता है। यह अभी आपने देखा भी था, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसका वाहक क्या होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती हैं, कौन कौन सी? तो एक होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और एक होता है प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, और चौथा होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, ये चारों मलेरिया रोग के वाहक हैं। ठीक है, और अभी आपने मलेरिया की औषधि के बारे में क्विनाइन, कैमाक्विन और क्लोरोक्विन के बारे में पढ़ा है। अगला देखिए, निमोनिया रोग
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये फेफड़े को यानी लंग्स को प्रभावित करता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और इसके कारण क्या हो जाता है? श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि आप बात करें कि निमोनिया के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है। इसके कारण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन होता है। अगला हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में क्या है? तो वास्तव में ये एक वायरस है। ठीक है, यानी विकल्प क्या हो जाएगा? ए है, यानी वायरस जनित रोग है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो हेपेटाइटिस है कि विषाणु 6 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी। और मनुष्य में सभी किस्म के विषाणु वाहक होते हैं। और एक यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, ए और ई किस्म के विषाणु पानी में पैदा होते हैं। ठीक है, और ये थूक, खखार इसके द्वारा जो है फैलते हैं। जो अन्य विषाणु होते हैं ये रक्त के जरिए संक्रमित होते हैं और इनमें बी और सी किस्म के विषाणु अधिक घातक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए प्रयुक्त होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, क्षय रोग के कारण। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करती है? ये फेफड़ों को संक्रमित करती है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी बीसीजी का टीका किसके लिए? क्षय रोग के लिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि और एक और महत्वपूर्ण बात देख लीजिए कि क्षय रोग को पूछा जाए किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण, जो फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांस की कमी, ये मधुमेह का लक्षण नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब मधुमेह के लक्षण क्या है? जैसे मूत्र में शर्करा की उपस्थिति, रुधिर में शर्करा की अधिक मात्रा जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, कई बार मूत्र के लिए जाना, अधिक भूख और प्यास का लगना, शरीर का वजन कम होना, कमजोरी महसूस होना, ये सभी लक्षण मधुमेह के हैं। अगला कह रहा है कि ताप यानी ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अभी आपने पढ़ा भी है इसको, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दमा। ठीक है, दमा एक संक्रामक रोग है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि इसमें एस्परजीलियस फ्यूमिगेटस नामक जो बीजाणु है ये मनुष्य के फेफड़े में पहुंचकर जाल बना देता है और इसके कारण फेफड़े में से सांस लेने में समस्या आती है। अगर कुछ जीवाणु जनित रोगों के बारे में देखें तो आंत्र ज्वर जो विकल्प दिया जिसको टाइफाइड कहते हैं, ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। अगर प्लेग की बात करें तो ये पेस्ट या बेस्टिलस या पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण। वही अगर बात करें डिप्थीरिया की तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में कई दवाई का उपयोग होता है। ठीक है, किस दवाई का उपयोग होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्लेग के उपचार में कौन सी दवाई का उपयोग होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग प्लेग के उपचार में किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जो बिडाल परीक्षण टाइफाइड है ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और बिडाल परीक्षण एक समूहन परीक्षण है और इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा 1896 में फर्डिनेंड विडल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से। अगला करा कि किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में दिक्कत आती है? तो आपने अभी पढ़ा है कि लाल और हरे रंग को, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षय रोग। ठीक है, जो क्षय रोग है ये लाल बुखार या मियादी बुखार है, ये दुग्ध द्वारा फैलता है, यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब ये देखिए क्षय रोग कैसे दुग्ध द्वारा होता है? ये जो दुधारू जानवर हैं इनके माध्यम से मनुष्य में आते हैं। जैसे गाय के स्तन में जब क्षय रोग का संक्रमण हो जाए और उस दूध का सेवन करते हैं तो उसके कारण से मनुष्य भी संक्रामित हो जाता है। पर पशुओं में इसकी जांच के लिए ट्यूबरक्यूलिन नामक परीक्षण किया जाता है, ट्यूबरक्यूलिन नामक। अगला देखिए, पूछ रहा है कि क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बीसीजी का टीका, यानी बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, जो आपने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, ये टीबी यानी कि क्षय रोगों से बचने के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें डीपीटी का तो इसका टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचने के लिए दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है कि कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप यानी समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है,
ये कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, कोबाल्ट 60। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करिए जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपने अभी इस प्रश्न को पढ़ा था, ये रिपीटेड प्रश्न है, पेलाग्रा रोग। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी के कारण। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, याद रखिएगा। और नियासिन को ही निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। दोनों बातें आप याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो अभी आपने पढ़ा है एडवर्ड जेनर। ठीक है, और ये किस वायरस से होता है? ये आपने पढ़ा है वेरियोला नामक वायरस से। यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर चेचक की खोज। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? दाद यानी रिंग वर्म। ठीक है, ये मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। एक बात याद रखिएगा, दाद के बारे में अगर बात की जाए तो ये डर्मेटोफाइटोसिस यानी टीनिया नामक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये त्वचा के एक कवक संक्रामक है। और बाकी जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी मच्छर के काटने से होते हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी से क्वासियोरकर नामक विकार होता है? तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर होता है। यानी यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर। और इसके अलावा और क्या हो जाता है? तो सूखा रोग यानी मेरास्मस रोग जो है ये भी प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियोरकर होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको स्कर्वी रोग कहते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो इस यहाँ पर विकल्प क्या होगा? अप्लाटिस्क। ठीक है, अप्लाटिस्क ये एक एनीमिया यानी अप्लाटिक्स एनीमिया जो है ये जानलेवा बीमारी है जो क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, अप्लाटिस्क। अगला देखिए, और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? विटामिन के का प्रयोग। अगला देखिए, तरह की माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। तो माइकोप्लाज्मा के कारण बैगन की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बहु औषधि चिकित्सा ये कोढ़ के मतलब ये रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहु चिकित्सी का प्रयोग किसके लिए? कोढ़ को सही करने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, अगला देखिए, यही बहु औषधि चिकित्सा यानी मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT दवाओं का प्रयोग होता है कोढ़ को सही करने के लिए। अगला करा है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आपने पढ़ा है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला करा है कि मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग है। लाल रक्त कोशिकाएं मतलब RBC की बात हो रही है। विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो आपका सही जवाब होगा हैजा, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। हैजा रोग जो है ये दूषित जल के कारण होता है। यहाँ ए आंसर सही होगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है और ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है अब यहाँ से पादप जगत यानी वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प सी, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि कुछ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति के लिए वो कीटों को भक्षण करते हैं। ये पौधे कौन कौन से हैं? अभी आपने यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया देख लिया, इसके अलावा ड्रोसेरा, डायोनिया, नेफेंथीस जिसको घटपर्णी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी इन नामों को भी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलोनियल के रूप में कौन रहता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वॉलवॉक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वॉलवॉक्स जो है ये कोलोनियल के रूप में रहता है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें भ्रूणपोषी बीज कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर चना जो है ये भ्रूणपोषी बीज नहीं है। यहाँ पर चना के साथ आप सेम मटर को भी याद रखेंगे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मशरूम किसके उदाहरण है? तो मशरूम फंजाई यानी कवक के उदाहरण है। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वायुकोष उपस्थित होता है। तो वायुकोष किसमें उपस्थित होता है? तो जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इसमें वायुकोष उपस्थित होता है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा।
अब जरा कुछ जलोद्भिद पौधों के बारे में देख लीजिए जिसमें वायुकोश होता है, जैसे कमल, वाटर लिली या वेलिसनेरिया, ये जलोद्भिद पौधे हैं जिसमें वायुकोश होता है। यदि हम बात करें आर्किड, तो ये अधिपादप पौधे का उदाहरण है। अगर नागफनी, कनेर मरुद्भिद, नीम या आम की बात करें तो ये समोद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। ये जो स्पंज गुहा है ये पोरीफेरा जंतु संघ का लक्षण है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओरोबैंकी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ओरोबैंकी जो है ये पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, जड़ परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पौधे के जड़ों से भोजन प्राप्त करे, वो क्या होता है? जड़ परजीवी, और उसका उदाहरण है ओरोबैंकी। इसी प्रकार यदि आप बात करेंगे जो विकल्प सी में दिया है लोरंथस, ये अपूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे के तने पर उगकर ये जल और खनिज लवण प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओरोबैंकी और लोरेंथस ये दोनों के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? फूल गोभी से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी काफ़ी सिफारिश की जाने वाली, यानी काफ़ी सजेस्ट किया जाता है कि ब्रोकली का सेवन करना चाहिए, और ये फूल गोभी परिवार से, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए तत्व पाए जाते हैं जो विकास और वृद्धि में सहायक होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, ये मधुमेह और ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम की पहचान करें, तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। सेसबानिया एक्यूलेटी ये स्टेम नोडुलेटिंग लेग्यूम का के अंतर्गत आते हैं। अब ये समझ लीजिए इसको ढैंचा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ढैंचा नाम से आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और इसकी जो छाल है इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ये हरी खाद के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और ये जो फसल है ये खरीफ की फसल है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, ग्रैमिनी। यानी जो खरपतवार है जिसका नाम है क्या? फलारिस माइनर, ये ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। विकल्प ए सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है, और ये खरपतवार गेहूं की उपज को प्रभावित करता है। ठीक है, और इस पर किसी रसायन का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, रोजा हिबिस्कस ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा ये गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, रोजा हिबिस्कस। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, गुड़हल। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस कुल का पौधा है, तो ये मालवेसी कुल का पौधा है। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है, तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ये फलीदार फसल है कौन? दालें। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो दालें हैं ये फलीदार फसल है, इसके साथ ही साथ ये फसल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, जिससे उत्पादकता बढ़ने में मदद मिलती है, और इनकी जड़ों में नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण होता है। ये भी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? तना। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो हल्दी का खाने वाला हिस्सा होता है, खाने योग्य हिस्सा, उसको प्रकंद है। ठीक है, और ये रूपांतरित तने का एक प्रकार है। और हल्दी का जो पौधा होता है ये एक प्रकंदी बहुवर्षीय साकी पौधा होता है, जो किस कुल का होता है? जिंजी बेरसी कुल का होता है। ठीक है, और आप जानते हैं इसको औषधि के तौर पर भी और मसाले और रंग कारक के तौर पर भी हल्दी का प्रयोग होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा अदरक। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर तना को पूछा जाए तो तना पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और ये प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण देखें तो आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक। और अगर वही जड़ की बात करें तो ये अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है, और अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद। याद रखिएगा आयोग ने यहाँ पर डी यानी शकरकंद को तना माना था, जो कि सही नहीं है, यहाँ पर अदरक तने में आएगा। अगला देखिए, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है, तो अभी आपने पढ़ा है ये तना है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर अन्य चीज़ों को भी आपने देख लिया, तना के अंदर हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, और जड़ में क्या आ जाएगा? गाजर, मूली, चुकंदर। ठीक है, अगला देखिए, शकरकंद भी इसी के अंतर्गत आएगा। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा ये पोस्ता से प्राप्त होती है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, पोस्ता के पौधे
पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स दूध से इसको प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? पोस्ता पौधे के पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से इसको प्राप्त करते हैं। किसको? हेरोइन को। याद रखिएगा इसको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप जानते हैं कि पौधों के द्वारा अपना भोजन तैयार करना, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इसका मतलब यह कि जब पौधे जल, प्रकाश और पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उपचयन की अभिक्रिया होती है और अपचयन की क्रिया होती है। जब जल का अपचयन ऑक्सीजन बनाने में होता है, ठीक है, जल का अपचयन किस में होता है? ऑक्सीजन बनाने में। वही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है ये ग्लूकोज के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंतः प्रजनन अवनति ज्यादातर इनमें अवलोकित होती है। किसमें अवलोकित होती है? तो स्वपरागित फसल में। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अंतः प्रजनन अवनति, यहाँ अगर आप स्वपरागण को समझें तो स्वपरागण क्या होता है? जब परागकोश से पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर किसी अन्य फूल पर जमा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, और इसी का विपरीत क्या होगा? परपरागण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रायः परपरागित होती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोरघम। ठीक है, सोरघम क्या है? परपरागित है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर परागण को भी समझ लीजिए। परागण का वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय या बीजांड पर परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनता है, और अभी हमने आपको स्वपरागण बताया था। अगला देखिए, कह रहा है कि 301 कह रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो अभी आपने पढ़ा है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किसमें परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण में, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण का मतलब क्या है? यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने से बढ़ती है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि वाष्पीकरण किसे कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें तापमान बढ़ने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। अब ये पूछ रहा है कि वाष्पीकरण यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है? तो जब सतह का क्षेत्र में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की भी दर बढ़ती है, और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिसमें से ये एक कारक इस विकल्प में दिया है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, पत्तियां। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, पत्तियां। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर पत्ती की बात की जाए तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण भी करती हैं और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी नियंत्रित करती हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों के से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये वाष्पोत्सर्जन के कारण, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगला यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ठीक है, यानी वाष्पीकरण क्या है? जल चक्रिया का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब वाष्पीकरण हमने आपको बता दिया तो आप समझ गए होंगे। कह रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आप जानते हैं कि जब द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है तो यही वाष्पीकरण है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है उसको क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पौधों की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे या स्टोमेटा, यानी जो बहुत छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं उनको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, के जरिए पानी के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको वही इंग्लिश शब्द पूछ रहा है तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश
प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो आपका सही जवाब होगा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट द्वारा। ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से यानी लाइट रिएक्शन से अंधकार प्रतिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन में स्थानांतरित होती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं परासरण। ठीक है, ये क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिट्रिक एसिड चक्र। ये क्रेब्स चक्र का दूसरा उदाहरण है। ठीक है, यानी दूसरा नाम है। क्रेब्स चक्र का है या सिट्रिक एसिड चक्र का है, बोथ आर सेम, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्रेब्स चक्र है ये पूरी संपूर्ण क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। ठीक है, और इसकी खोज 1937 में क्रेब्स ने की थी और इस उपलब्धि के कारण इनको 1954 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सिंथेटिक ऑक्सीन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? NaA यानी कि नेप्थिलीन एसिटिक एसिड। ये क्या है? सिंथेटिक ऑक्सीन। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी होगा और बाकी क्या है? प्राकृतिक होगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीटी कपास। ठीक है, यानी बीटी कपास वो सर्वप्रथम पौधा है जो आनुवांशिक रूप से संशोधित और वाणिज्यिक तौर पर जारी हुआ था, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कवक से प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ये कवक से प्राप्त होता है और ये जो पेनिसिलिन है ये एंटीबायोटिक का एक प्रकार है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुई थी? कवक सूक्ष्म जीवों द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है, वो कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीटी बैगन। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध डॉली भेड़ निम्नलिखित किस तकनीकी परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी? तो ये क्लोनिंग के जरिए प्रसिद्ध डॉली भेड़ आई थी, यानी यहाँ पर विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थापित किया गया, विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये विश्व का पर दूसरे स्थान पर है और डीएनए बैंक के साथ यहाँ पर बायोटेक पार्क भी है। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह जो है एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और यहाँ याद रखिएगा, त्वचा की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहा जाता है, मध्य सतह को डर्मिस कहा जाता है और सबसे जो गहरी परत होती है इसको सब क्यूटिस कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि CSIR CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण की कौन सी विधि बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के ICMR द्वारा अनुमोदित की गई है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ट्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेलेइक हाइड्राजाइड। ये क्या है? वृद्धि अवरोधी नहीं है और सभी और जो विकल्प में दिए गए हैं ये सभी वृद्धि अवरोधी हैं, सिवाय किसके? मेलेइक हाइड्राजाइड, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस संकेंद्रण जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मत्स्य ग्वानों में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत क्या है? तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? डी टमाटर। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाए जाने वाला मुख्य एसिड है, अगर टमाटर में विटामिन की बात करें तो विटामिन सी पाया जाता है, परंतु पकने के बाद विटामिन सी कम मात्रा में हो जाता है और ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला देखिए, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा डिफ्यूजन, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्रोमियम। आपको पता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है, यहाँ पर विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, तो इसका कारण क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बीज आवरण अपारगम्यता। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये किण्वन का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, और किण्वन की ही प्रक्रिया के तहत आप देखते होंगे कि शराब का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के अलावा दही, सिरका, अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंडीशनल एमिनो एसिड है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आर्जिनिन। ये क्या है? एक कंडीशनल एमिनो एसिड है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कुछ और कंडीशनल एमिनो एसिड के नाम देख लीजिए। जैसे अभी आपने देखा ऑर्जिनिन, इसके अलावा सिस्टाइन, इसके अलावा गैलेक्टेमाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ऑर्निथीन, प्लॉनिन। ठीक है, ये सभी क्या है? कंडीशनल एमिनो अम्ल है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रिमझिम के चिकित्सक ने उसे संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट वाले भोजन को सेवन न करने की सलाह दी, और यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है? तो ये हृदय रोग का खतरा हो सकता है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि आंसू का पीएच कितना होता है? तो आंसू का पीएच कितना होता है? 7.4। ठीक है, आंसू हल्का क्षारीय होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। इसका पीएच 6.5 से 7.6 होता है, यानी यहाँ पर 7.4 आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। डॉक्टर बीबी मुंडुकुर ये फंडी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रेपसीड, अरहर, हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का बीज का गुणक अनुपात क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1:100, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये कुछ प्रश्न जो है ये कृषि प्रावधिक में विशेष तौर पे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको देख के काफी। अगला प्रश्न है, पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1932 में पुणे में कृषि विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। और यदि पूछा जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई, तो 27 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका प्रतिशत कितना होता है? तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 0.5%। ठीक है, अगला देखिए, ये कृषि विभाग से संबंधित है। अगला देखिए, रुई की एक गांठ का वजन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 180 kg। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि असंगत मिलान की पहचान करें। अब यहाँ पर देखिए कुछ खोज के बारे में दी गई है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक सही है, ऑक्सीजन, एंटोनी लॉरेन लेवोजियर, ठीक है, ये भी सही है, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी केवेंडिस ने की थी। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा, ये असंगत मिलान है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, ये आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है और ये सबसे हल्का होता है, और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी केवेंडिस ने। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बाकी जो ऑप्शन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, एक पेड़ की उम्र पता करने के लिए क्या विधि है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? इसकी वार्षिक छल्ले से इसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, यानी क्या है? वार्षिक वलय गिनकर, ठीक है, ये पौधे की आयु का गणना किया जा सकता है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसकी कमी के कारण फल चटकता फटता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बोरान नामक रासायनिक तत्व की कमी के कारण फल जो है चटकता और फटता है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, यदि बोरान के प्रतीक की बात करें तो बी होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 5 होता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है? तो आपका सही जवाब होगा बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये जो खट्टे फलों में कैंकर बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, ये कौन से बैक्टीरिया है? तो जैंथोमोनास आक्सोनोपोडास, ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा भंडारण में O2 की कमी के कारण। ठीक है, यानी यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, यदि भंडारण में CO2 की अधिकता भी हो जाए तब भी आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है, यानी दोनों बातें याद रखेंगे आप। आलू में ब्लैक हर्ट रोग भंडारण में O2 की कमी या CO2 की अधिकता के कारण होता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विटामिन डी की
कमियों की बढ़ती घटनाएं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी, नॉर्थ एमसीडी स्कूलों के सहयोग से एक अनोखी अनूठी पहल शुरू की है। इसकी पहल को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा इसकी पहल को परियोजना धूप के नाम से जाना जाता है। ये करंट का प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला देखिए, पूछ रहा है कि तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों, कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा क्रायो संरक्षण। ठीक है, ये क्या होता है? क्रायो फ्रिजर्वेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक तकनीकी विधि है जिसके अंतर्गत वनस्पति और जीवों के शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों को निष्क्रिय कर बेहद कम ताप पर, यानी वो ताप क्या है? -196 डिग्री सेल्सियस, इस पर लंबे समय तक इसको संरक्षित किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्रायो फ्रिजर्वेशन। ठीक है, यानी आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्रायो संरक्षण। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आज आपका जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया और आज आपका साइंस का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। इस श्रृंखला के अंतर्गत कल नए विषय के साथ आपकी मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत